बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑल टेक्स्ट बुक एमसीक्यूज नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हो सकते हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि डायरेक्टली आपकी एक्सरसाइज में से ही स्टेटमेंट उठाकर आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप तमाम एमसीक्यूज को कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप चैप्टर के अंदर से भी अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके, क्योंकि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी बेस जो है वो क्लियर की होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 12 इनके जो एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी एक्सरसाइजेस डिटेल से डिस्कस हो चुकी हैं और ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आपने वहाँ से जाकर इन 4 चैप्टर के एमसीक्यूज को क्लियर करना है। बाकी 4th से 11th तक चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप जल्दी से करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, गैसेस। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हेन कंप्रेस्ड हाइड्रोजन इज अलाउड टू एक्सपैंड रैपिडली इट कॉजेज। तो वैसे तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का टॉपिक आपकी बुक में से एब्सेंट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिक्विफिकेशन माइंड में होता है कि जब हम कंप्रेस्ड गैस को रैपिडली एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या करेगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन एकदम से लिक्विफाई नहीं होती। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले गैस जो है वो कूल डाउन होती है, सडन एक्सपेंशन से कूलिंग होती है और बार बार और बहुत ज़्यादा जब कूलिंग हो जाती है तो वो गैस लिक्विफाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो यूनिट से रिलेटेड है, तो अगर न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आ रहे हैं तो आपको यूनिट्स कन्वर्जन्स आनी चाहिए। 760 टॉर इज इक्वल्स टू पास्कल। तो वैसे 760 टॉर जो है वो 1 ATM के इक्वल होता है, ठीक है, 1 ATM। अब आप देखें कि 1 ATM का यूनिट जो पास्कल में है वो कितना है, ठीक है। तो 101325 पास्कल जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर equal to, less than, greater than or none of these to the number of molecules in 56 grams of nitrogen। तो बेसिकली आपने सिंपल क्या करना है, इसमें जल्दी से मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। अगर तो मोल्स इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे और अगर इक्वल नहीं है तो उस लिहाज से मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे। तो आप हाइड्रोजन के मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाई H2 का मोलर मास क्या होगा, 2, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। और 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है मास, ठीक है, और 2 का क्या हो जाएगा 28। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मोल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द KMT काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस The molecular collisions are elastic, such collisions cause। वैसे तो KMT थ्योरी के पोस्टुलेट्स एब्सेंट हैं, लेकिन आपको इलास्टिक कोलिजन्स का पता है कि इलास्टिक कोलिजन्स में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं आता, ठीक है, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है। ये आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, what volume would 1 mole of hydrogen occupy at standard temperature and pressure। तो स्टूडेंट्स, ये हम स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना होगा, 24, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर का पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर, ओके। Next is question number 6. According to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion of hydrogen and oxygen has the ratio। अब ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है जो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो सिंपल आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो रेशो लेनी है, ठीक है। तो वो रेशो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ हाइड्रोजन पहले लिखा है इसलिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। और इनकी रेशो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके मॉलिक्यूलर मैसेस के, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा हाइड्रोजन का और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो
इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ये देखें ये ऑपोजिट साइड पे आपने लिखना है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये याद रखनी है बात। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 to the 32 और हाइड्रोजन 1 का 1 होता है और 2 का 2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/1 और ये आपके पास आ जाएगा 4/1, ठीक है। और इसको आप ज़रा 4/1 को ज़रा रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 4:1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन का हो जाएगा और ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। So the correct option is C, 4:1. Deep sea divers tank contains. अब ये तो याद करने वाली बात है, ठीक है। ये हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस में हमने ये पढ़ा हुआ है और ये बात नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में आएगी, मींस कि आपने याद करना है, ठीक है। 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ R इज, अगेन ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बुक में मिस्टेक एक ये है कि 8.314, अब 314 वैल्यू इन्होंने ये ठीक लिखी हुई है, अगर कोई बच्चा देखेगा तो वो कहेगा ये 3413 है, तो 8.314 होता है, ठीक है। तो लेकिन आपने बेसिकली यूनिट्स देखने हैं, 8.3 तक दोनों वैल्यूज ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनिट्स आपने देखना है कि SI यूनिट्स में हमारे पास न्यूटन मीटर पर केल्विन यूज होता है, ठीक है, SI यूनिट्स में। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल चेंज करके भी पेपर में दिया जा सकता है, आपने जस्ट देखना है कि कौन से यूनिट्स पूछे जा रहे हैं। तो SI यूनिट्स में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द KMT थ्योरी एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज व्हेन, अब एनर्जी कब इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखें जब भी कोई चीज़ फ्रोजन इनटू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो एनर्जी तो कम हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज करके करीब आके और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से टेम्परेचर जो है आर मिक्स्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर, तो भी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज कब होगी, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर मेल्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच गैस इज मोर आइडियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे गैसेस आइडियल बिहेव कर रही हैं या नहीं कर रही, उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट देख लें कि आइडियल तब ही होगी जब उसके दरम्यान में कोई, उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वैसे हमारे पास 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर 25 होता है लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास कौन सी गैस जो है मोर आइडियल बिहेव करेगी, ठीक है। उससे कम कम आप करते जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर, तो आहिस्ते से गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती जाएगी, वो करीब आएंगे, ठीक है, और उनके दरम्यान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगी और वो लिक्विफाई होती जाएंगी गैसेस, ठीक है। तो लेकिन आइडियल गैस तब कब बिहेव करेगी जब उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ना हो। तो इन तमाम गैसेस को अगर आप डायरेक्टली जल्दी से देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया ये पोलर गैसेज हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नॉन पोलर गैस है। इसका मतलब है कि नॉन पोलर गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत कम होंगी, दैट्स वाई ये आइडियल बिहेव करेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर वंस। क्योंकि अगर कोई पोलर हैं तो उनके दरमियान में कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में ही डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। देन आप आ जाएं, अच्छा इन्हीं की लिक्विफिकेशन आपको दिखा देती हूँ कि इनकी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर्स क्या हैं इन गैसेस के। यहाँ पर आप नोट डाउन करें, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी इससे कम करते जाएंगे टेम्परेचर, ठीक है, तो गैसेस लिक्विफाई होंगी। तो अमोनिया सबसे पहले जल्दी -33 के करीब जो है वो लिक्विफाई हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा पोलर थी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया तो वो लिक्विफाई होगी। फिर -70 पे हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर -73 पे सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन जो है उसको लिक्विफाई करने के लिए उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ा, ठीक है। तो दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेव करेगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Next is question number 11. On heating, direct conversion of solid into the gas is called,
ये तो हमें डायरेक्टली पता है, सब्लिमेशन, इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। इन विच ऑफ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स द मोस्ट डिसऑर्डर्ड। देखिए एक तो आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें वाटर लिखा हुआ है और एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें स्टीम है, क्योंकि वाटर में डिसऑर्डरनेस जो होगी वो कम होगी, स्टीम में बहुत ज़्यादा मतलब गैशियस फॉर्म में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, When steam condenses the particles, अब जब steam condense हो रही होती है तो steam में क्या होता है, एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी लॉस करते हैं टू देयर सराउंडिंग, और जब एनर्जी लॉस हो जाती है तो वो गैशियस पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कंडेंस हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द पार्टिकल ऑफ द गैस कैन बी कंसिडर्ड एज, अब क्या है, ओनली मूविंग आउटवर्ड इन डायरेक्शन, वाइब्रेटिंग अबाउट डिफाइंड पोजीशन, राइजिंग अपवर्ड। हम जब गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, ये सबसे इनका मेन पॉइंट है कि वो रेंडमली ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज चेंजेस वुड स्पीड अप द रेट ऑफ डिफ्यूजन द मोस्ट। अच्छा, अब डिफ्यूजन की जब बात आ रही है, उसके रेट की बात आ रही है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे अगर हम देखेंगे जिस भी गैस का मास क्या होगा, कम होगा, वो बहुत जल्दी से फास्टली मूव करेगी, ठीक है। तो हम पहले मास वाले कॉलम में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ए या बी ऑप्शन में से कोई करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जल्दी फास्ट मूव करना है, डिफ्यूज करना है, तो मास कम होना चाहिए, ए और बी में से। देन टेम्परेचर कॉलम में आ जाते हैं। अब मास तो कम हो गया गैस का, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो फास्टली मूव करेगी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो उनमें भी शिफ्ट होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ज़ाहिरी सी बात है। तो मास कम होगा और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का क्या मतलब है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी हम डिफ्यूजन देखना चाह रहे हैं, तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जिस भी गैस की डिफ्यूजन हम देखना चाह रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी अंडर रूम कंडीशंस। तो ये आपने डेंसिटी का जो है फॉर्मूला एक डिराइव किया हुआ है, PM/RT, ठीक है। अब इसमें से देखें एट रूम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, अच्छा आर भी वैसे कांस्टेंट है, और प्रेशर अगर हम रूम टेम्परेचर का प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड प्रेशर ले रहे हैं तो वो 1 atm हो जाएगा। तो बेसिकली डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा डेंसिटी भी कम होगी। तो अब मॉलिक्यूलर मास किस सबसे ज़्यादा कम है, अमोनिया का 17, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी। Which statement provides the best evidence that the matter may exist as tiny particles moving at random motion? तो ये सब ऑप्शंस में से देखें रेंडमली मूव कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। इफ़ अ बॉटल ऑफ ईथर इज ओपन एंड द स्मेल इज क्विकली डिटेक्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम, तो इसका मतलब है कि वो रेंडमली मूव कर रहे हैं और एकदम से इधर उधर डिफरेंट कॉर्नर्स पे चले गए और हमें ईथर की जो स्मेल फील हो रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कैसे होती है, वही बात है कि पार्टिकल्स का एकदम से रेंडमली मूव करना, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ ए स्मेल ऑफ फ्लावर इन द गार्डन, क्योंकि डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में फ़र्क है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि एकदम से रैंडम मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एकदम से मूव करते हैं पार्टिकल्स, लेकिन इफ्यूजन क्या होता है कि पार्टिकल्स का 1 by 1 थ्रू अ स्मॉल होल मूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई द कंपाउंड्स प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज एट द सेम रेट। अब सेम रेट पे क्यों मूव करें, वैसे हमने डिफ्यूजन और फ्यूजन का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो एकदम से हम क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है,
यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर मैसेस। तो अब यहाँ पे भी वही बात है कि हम इन दोनों के मैसेस देखेंगे। प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मैसेस सेम है, दोनों के मैसेस जो हैं वो 44 हैं, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला आपको आता है, यानी C3H8। तो इनका आंसर हो जाएगा दे हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने नोट डाउन कर लेना है कि इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी और सामने सामने से थे, चैप्टर में से याद करने वाली चीज़ें थी, ठीक है। सिर्फ डिफ्यूजन रेट वाला अगर कोई आ जाए तो आपने उसको कैलकुलेशन से सॉल्व करके करना है, ओके। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज वैन डर वाल्स फोर्सेज आर इफेक्टिव। अब जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होती है ना, ये हमारे पास बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेज होती हैं, क्योंकि इनकी हमने टाइप्स पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी पढ़ी हुई हैं? डायपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो इसका मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर प्रेजेंट है तो उनके दरमियान में हमें वैन डर वाल्स फोर्सेज नज़र नहीं आएंगी। मॉलिक्यूल्स के करीब होना भी ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इनके मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने 5 टाइप्स की वैन डर वाल्स फोर्सेज जो हैं वो अपने इस चैप्टर में देखी हैं, लेकिन 5 में से 3 की डिटेल आपकी बुक में गिवन है और बाकी 2 की जो है वो डिटेल गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेज। अब यहाँ पर देखें, वैसे हमने लंदन फोर्सेस का पूरा नाम पढ़ा हुआ है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। उस लिहाज से हमें क्लू मिल गया कि ये आंसर ठीक है। वैसे इनका एक और नाम भी है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल तो लिखा है लेकिन स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा, ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का एक और नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल में थोड़े इंस्टेंट के लिए, किसी भी खास इंस्टेंट के लिए डायपोल क्रिएट हो जाता है और वो इंस्टेंटेनियस डायपोल बाकी इर्द गिर्द के तमाम मॉलिक्यूल्स में डायपोल इंड्यूस कर देता है, ठीक है। तो उसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग 2 हैलोजेंस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब इसी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जब हम टॉप टू बॉटम हैलोजेंस में मूव करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो स्टार्ट वाले 2 जो हैं वो गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड और फिर आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीज करता है उनके दरमियान में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज करती हैं और उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में 5 टाइप्स गिवन है, लेकिन उसमें से 3 की डिटेल आपने करनी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज थर्मोस्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब थर्मोस्टेट आपने वैसे भी जनरल नाम सुना होगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में या कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें ऑल द टाइम हीटिंग सिस्टम ऑन रहता है, ठीक है, मतलब यानी हीट प्रोड्यूस होती रहती है, तो उसको यानी ख़राब होने से बचाने के लिए उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है। यानी थर्म मीन हीट, स्टेट मीन कि उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है। तो वो मेंटेन करता है टेम्परेचर, ठीक है, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है ना उसको फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, थर्मोस्टेट। ये तो जर्नल से आपको पता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में डायरेक्टली पॉइज़ुलिस का नेम साइंटिस्ट का नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको विस्कोसिटी का नॉन एसआई यूनिट बताया हुआ है, ठीक है। वैसे तो विस्कोसिटी वाला टॉपिक एब्सेंट है आपके रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन उसका विस्कोसिटी का एसआई यूनिट है पास्कल सेकंड और नॉन एसआई यूनिट है पॉइज। तो उस लिहाज से साइंटिस्ट का नाम जो है वो पॉइज़ुली हो जाएगा और उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। चूँकि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं यानी वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये सब एब्सेंट है रिड्यूस सिलेबस में, आपने नहीं पढ़ी हुई, तो वो आप
उस तरीके से आपको आएगा नहीं, लेकिन मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताती जाती हूँ। रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी देखें वैसे आपको पता है ना, प्रेशर कम करते जाएं तो क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि ये वैक्यूम डिस्टिलेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें स्टेटमेंट कुछ ना कुछ क्लू दे रही होती है ऑब्जेक्टिव में आंसर से रिलेटेड। अगेन सरफेस टेंशन वाला टॉपिक आपकी रिड्यूस सिलेबस में एब्सेंट है, इसलिए आपको डिटेल उसकी नहीं आ सकती, लेकिन इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, the intermediate, next question is question number 9. The intermediate phase lying between the solid phase and the normal liquid phase is called liquid crystal. तो ये तो लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस में है भी, और उसकी डेफिनेशन में भी यही है कि हमारे पास सॉलिड और लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड फेज के दरमियान में एक फेज आता है जो कि मिल्की सा होता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास न क्लियर लिक्विड होता है न क्लियर सॉलिड होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं वो। नेक्स्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स द मोस्ट डिसऑर्डर्ड। तो ये अगेन जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर मैटर जो है ना वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ ये स्टेटमेंट कुछ ठीक नहीं लिखी हुई, जैसे कि लिक्विड ऑलवेज फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम, ऐसा तो नहीं होता। मतलब अगर आपने हाफ ग्लास वाटर लिया हुआ तो वो हाफ ग्लास को ही फिल करेगा, वो उस ग्लास के अपर जो स्पेस है उसको तो नहीं फिल कर सकता। लिक्विड्स आर इजीली कंप्रेसिबल, ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान ऑलरेडी स्पेसेस कम होती हैं तो इजीली कंप्रेस भी नहीं हो सकते। 1 cubic centimeter of water produces nearly 1700 cubic centimeter of steam. और ये भी हम ये नहीं कह सकते कि इतना जो आप वाटर है उसको जब स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, देखिए वाटर से जब स्टीम बनेगी तो आप स्टीम को जितना भी वॉल्यूम देंगे वो सारे के सारा ऑक्यूपाई कर लेगी, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेटेड नहीं बता सकते। तो लास्ट में हमारे पास इफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन द स्मेल स्प्रेड क्विकली, तो ये जो है वो इस स्टेटमेंट को बेस्ट एक्सप्लेन करिए कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व वीकनिंग ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो वीकनिंग देखें इवेपोरेशन में होती है, लिक्विड से चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, और पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे होते हैं, बाकी सब में जो है वो force of attractions increase हो रही हैं। Next is question number 13. A liquid is thought to be pure ethanoic या acetic acid. Which of the following is the best way to test its purity? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यानी अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करनी है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट वही आना चाहिए जो लिटरेचर में गिवन है। अगर इम्प्योरिटीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ठीक नहीं आएगा। बाकी रिएक्शन में तो देखें, अगर उसमें आपके पास इम्प्योरिटीज भी पड़ी हुई हैं वो भी रिएक्शन करना शुरू करेंगी और जो प्योर सब्सटेंस है वो भी रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शंस जो है वो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो प्योर है या नहीं। ठीक है, रिएक्शन से हम नहीं बता सकते, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने नोट किया कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट या मुश्किल हो और सामने सामने से पूछा हुआ था। कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।